चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी। इस पुस्तक में चीन की तिब्बती, मंगोल, ताई, च्वांग, हान व उइगुर जातियों की 11 लोक कथाएं शामिल हैं। मयूर कुमारी नामक लोक कथा एक युवा राजकुमार के बारे में है, जिसने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी प्रेमिका मयूर कुमारी को ढूंढ लिया। मेंढक की पोशाक नामक कहानी एक लोभी राजा के अंत का वर्णन करती है। इसी प्रकार च्वांग रॉकेट नामक कथा मेहनत कर जनता के संघर्ष से फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और आनंद को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 11 कथाएं इस कहानी में सम्मिलित हैं। तो आइए जारी रखते हैं कहानियों का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जिसमें हम आज सुनेंगे तिब्बती लोक कथा, जिसका नाम है मुखिया और जादूगर। पुराने जमाने में तिब्बत के बोमी नामक इलाके में एक शक्तिशाली मुखिया के शासन में बहुत से लोग रहा करते थे। उनमें एक जादूगर भी था, जो अपनी जादूगरी से लोगों को खूब हंसाता, उनका मन बहलाता और उन्हें खुश लगता। उसके चमत्कार से लोगों को ऐसी चीजें भी मिल सकती थी जिनका मिलना वास्तविक में जीवन में असंभव था। इसलिए वह लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय और विश्वसनीय बन गया था और उसे बहुत बुद्धिमान व चतुर माना जाता था। एक दिन मुखिया ने जादूगर को बुलाया और कहा, मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो और दूसरों का मन बहलाने की अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध हो। मैं भी तुम्हारी जादूगरी देखना चाहता हूँ। तुम मेरा मनोरंजन करके मुझे प्रसन्न करो। मैं बहुत दुखी और उदास रहता हूँ। जादूगर ने कहा, जनाब, मेरी जादूगरी तो सिर्फ गरीब लोगों का मन बहला सकती है, वह भी कुछ क्षण के लिए। मिसाल के तौर पर मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो बेकार पूरा नहीं कर पाते, उन लोगों को बाल बच्चे देता हूँ जो अपना घर नहीं बसा पाते, और उन लोगों को भरपेट मांस खिलाता हूँ जिन्होंने कभी मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। लेकिन ये सब मायावी बातें हैं जो गुब्बारे की तरह फटकर जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। उनसे किसी को स्थायी खुशी नहीं मिलती। इस तरह के काम मैं जरूर कर सकता हूँ, लेकिन हुजूर के सामने मुझे अपनी घटिया जादूगरी दिखाने का साहस कहाँ। मुखिया बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूँ। माना कि आपने अनुमति दे दी और मुझे सजा ना मिली, फिर भी मुझ में साहस नहीं है। जादूगर ने घबरा कर कहा। मुखिया बोला, मैं कहता हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक सनद भी लिख देता हूँ। अपनी जादूगरी दिखाने के कारण तुम्हें किसी प्रकार का बुरा नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा। यह कहकर उसने एक आदेश पत्र लिख दिया, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि जो भी हो, जादूगर को सजा नहीं दी जाएगी। मुखिया ने आदेश पत्र लिखकर जादूगर को दिया ही था कि उसे बाहर से आदमियों और घोड़ों का शोर सुनाई दिया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, बहुत से चरवाहे उसके चरागाह में घास काट रहे थे।
उसने उन लोगों को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने कारिंदे को बुलाया और कहा, तुम फौरन जाओ और देखो कि ये कौन लोग हैं जो मेरे चरागाह में घास काटने की जरूरत कर रहे हैं। अगर जरूरी हो तो उन्हें उनके घोड़ों के साथ पकड़कर यहाँ ले आओ। मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। 203वीं कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं तिब्बती लोक कथा जिसका नाम है मुखिया और जादूगर। कारिंदे ने चरागाह में जाकर देखा कि सैकड़ों सिपाहियों और नौकरों ने बहुत बढ़िया तंबू गाड़ रखे हैं। सोने व चांदी से मढ़े एक बड़े से तंबू के सामने 2 सिंहासन रखे हुए थे, एक सोने का और दूसरा चांदी का। उन लोगों के ठाट बाट देखकर कारिंदा सतत रह गया और उनके काम में बाधा डालने से हिचकिचाने लगा। वह वहीं खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मौका मिले तो किसी अजनबी से पूछे कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी देर बाद एक नौकर पानी ले जाता हुआ उसके सामने से गुजरा। कारिंदे ने दबे पांव उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके आदरणीय मालिक कौन हैं और वे यहाँ क्या कर रहे हैं? नौकर ने कहा, तुम सोने का सिंहासन देख रहे हो? वह भाग्य देवता राजा साई नीबू का सिंहासन है और चांदी का सिंहासन उसके पुत्र का है। हम पाताल लोक से आए हैं और स्वर्ग लोक जाने से पहले यहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे हैं। यह सुनकर कारिंदा हक्का पक्का रह गया। वह उल्टे पांव वापस आया और उसने जो भी देखा सुना था मुखिया को बता दिया। मुखिया भी उसकी बात सुनकर बहुत चक्का सा रह गया। उसने कहा, अरे मुझे क्या मालूम कि महान और महाबली साई नीबू देवता हमारे चरागाह में पधारे हैं। मेरी प्रजा उन्हें चढ़ावा अर्पित कर रही है, मुझे भी जाकर उन्हें चढ़ावा देना चाहिए। उसने अपने नौकरों से बहुत से उपहार लाने को कहा और फिर स्वयं उन्हें लेकर वहां गया। उस समय तक साई नीबू देवता स्वयं वहां आ चुके थे। मुखिया ने कहा, हे पाताल लोक के महान शक्तिशाली देवता, क्या आपका सेवक यह जान सकता है कि आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? साई नीबू ने जवाब दिया, बात यह है कि मैंने अपने बाग में गोलर का एक पेड़ लगाया और उसकी खूब देखभाल की। अब इस पेड़ में फल लगने लगे हैं। इसकी जड़ तो पाताल लोक में है, लेकिन डालियां स्वर्ग लोक तक जा पहुंची हैं। स्वर्ग के देवताओं ने मेरे सभी फल तोड़ दिए हैं और मेरे लिए एक भी फल नहीं बचा है। इसलिए मैं स्वर्ग लोक जाकर उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग आधे आधे फल बांट लें। मुखिया का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे वह पाताल देवता से अपनी मुलाकात का फायदा उठा सके और उसकी गद्दी व आन बान हमेशा सही सलामत रहे। उसे यह युक्ति सूझी। उसने देवता की खुशामद करते हुए कहा, हे पाताल लोक के महान व पराक्रमी देवता, आप हमारे दीनहीन इलाके से होकर जा रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम दोनों शासक हैं। आप पाताल लोक के राजा हैं और शासक हैं और मैं धरती का एक शासक व मुखिया हूँ। अगर हम दोनों के परिवारों में कोई संबंध कायम हो जाए तो हमारी शक्ति और सत्ता बहुत बढ़ जाएगी। मैं जानता हूँ कि आपके एक खूबसूरत लड़का है जो आपका राजकुमार है और मेरी एक होशियार व सुंदर लड़की है। क्या मैं विनम्रता पूर्वक एक सुझाव पेश कर सकता हूँ कि आप अपने लड़के को मेरी लड़की से विवाह करने की अनुमति दें? तब हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे और हमारे दोनों परिवारों को इससे बहुत लाभ होगा। साई नीबू ने जवाब दिया, मेरे 3 लड़के हैं। जो लड़का मेरे साथ रहता है वह सबसे छोटा है और मेरी आंख की पुतली है। मैं आपकी इस राय से सहमत हूँ कि शासक के वंशज को शासक की संतान से ही शादी करनी चाहिए। इसलिए आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ कि आपकी लड़की की शादी मेरे लड़के के साथ हो। मैं अपने लड़के को आपके साथ ठहरने की आज्ञा दे दूंगा।
दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, तिब्बती लोक कथा, जिसका नाम है मुखिया और जादूगर। लेकिन कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए सुनना मत भूलिए कहानी का शेष भाग। दोस्तों, कहानी के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। जैसा चीनी कहानी में हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी, जिसके अंतर्गत हम सुन रहे हैं तिब्बती लोक कथा, जिसका नाम है मुखिया और जादूगर। दोस्तों, कहानी में हमने अब तक सुना कि मुखिया का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे वह पाताल देवता से अपनी मुलाकात का फायदा उठा सके और उसकी गद्दी और आन बान हमेशा सही सलामत रहे। उसे यह युक्ति सोची। उसने देवता से खुशामद करते हुए कहा, हे पाताल लोक के महान व पराक्रमी देवता, आप हमारे दीनहीन इलाके से होकर जा रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम दोनों शासक हैं। आप पाताल लोक के राजा हैं और शासक हैं, और मैं धरती का एक शासक व मुखिया हूँ। अगर हम दोनों के परिवारों में कोई संबंध कायम हो जाए तो हमारी शक्ति और सत्ता बहुत बढ़ जाएगी। मैं जानता हूँ कि आपके एक खूबसूरत लड़का है जो आपका राजकुमार है, और मेरी एक होशियार व सुंदर लड़की है। क्या मैं विनम्रता पूर्वक एक सुझाव पेश कर सकता हूँ कि आप अपने लड़के को मेरी लड़की से विवाह करने की अनुमति दें? तब हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे और हमारे दोनों परिवारों को इससे बहुत लाभ होगा। नीबू ने जवाब दिया, मेरे 3 लड़के हैं। जो लड़का मेरे साथ रहता है वह सबसे छोटा है और मेरी आंख की पुतली है। मैं आपकी इस राय से सहमत हूँ कि शासक के वंशज को शासक की संतान से ही शादी करनी चाहिए। इसलिए आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ कि आपकी लड़की की शादी मेरे लड़के के साथ हो। मैं अपने लड़के को आपके साथ ठहरने की आज्ञा दे दूंगा। प्रस्थान करने से पहले साई नीबू ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, अब हम दोनों में रोटी बेटी का संबंध होने वाला है और रिश्तेदारों को एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। मैं स्वर्गलोक के देवताओं के साथ अपना मसला निपटाने उनके यहाँ जा रहा हूँ। इस बीच आप समय समय पर आकाश की ओर देखकर यह पता करते रहिए कि कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं, क्योंकि वहाँ के देवताओं का अहंकार कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि दूसरों से बिल्कुल नहीं सुनते और बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं। यह कहकर साई नीबू चले गए और अपने लड़के को मुखिया के यहाँ छोड़ गए।
मुखिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह राजकुमार को लेकर अपने भवन में लौट आया, जहां बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई। वह साई नीबू की बात भूला नहीं और रोज छत पर चढ़कर आकाश की ओर ताकता रहा। एक दिन आकाश में अचानक अंधेरा सा छा गया, बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। आकाश से हजारों लाशें और हाथ, टांग व सिर आदि कटे हुए अंग गिरने लगे। सभी लोग बेहद डर गए। अंत में एक दाढ़ी वाला सिर भी आ गिरा। मुखिया ने सोचा कि वह साई नीबू का सिर है और अनुमान कर लिया कि स्वर्गलोक के देवताओं ने उसका सिर उड़ा दिया होगा। वह डर गया कि राजकुमार कहीं अपने पिता का सिर देखकर शोक से विहल न हो जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि उस सिर को चिता पर रखकर जला दिया जाए। चिता की आग देखकर राजकुमार खिड़की के पास आया और एक नौकरानी से पूछा, वह आग कैसी है? उस भोली भाली लड़की ने जवाब दिया, आप नहीं जानते, ये लोग आपके पिता का सिर जला रहे हैं जो आकाश से गिर पड़ा था। यह सुनकर राजकुमार खूब खोद कर रोने लगा और महल से भागकर चिता में कूद पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर इसके पहले कि वे उसे आग से बाहर निकाल सकें, राजकुमार जलकर भस्म हो गया। इसके बाद मुखिया बहुत उदास रहने लगा। वह रोज छत पर खड़ा होकर आकाश की ओर ताकता और दिन भर आहें भरता रहता। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। दोस्तों, फिल्मी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं तिब्बती लोक कथा, जिसका नाम है मुखिया और जादूगर। कई दिन बीत गए। आखिर एक दिन साई नीबू देवता अपने दल बल सहित वापस आए और पहले की तरह मुखिया के चरागाह में ठहरे। मुखिया ने सुना कि साई नीबू देवता वापस आ गए हैं तो वह घबरा गया। उसने उनकी अगवानी की और पूछा कि स्वर्गलोक के देवताओं के साथ उनका संघर्ष कैसा चल रहा है। साई नीबू देवता ने जवाब दिया, बात यह है कि स्वर्गलोक के देवताओं को पहले फलों का आधा आधा बंटवारा स्वीकार नहीं था, इसलिए हमारे बीच लड़ाई हुई। बाद में एक वृद्ध देवता आए और उन्होंने बीच बचाव करके हमारा विवाद हल किया। अब वे फलों के आधे आधे बंटवारे के लिए तैयार हो गए हैं। बातचीत करते समय साई नीबू इधर उधर ताक झांक कर रहे थे, मानो किसी को ढूंढ रहे हों। अंत में उन्होंने पूछ ही लिया, मेरा लड़का कहाँ है? वह मेरा स्वागत करने आपके साथ क्यों नहीं आया? मुखिया की समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। कुछ पल सोचने के बाद वह बोला, बड़े अफसोस की बात है, कई दिन पहले हजारों लाशें और हाथ, टांग व सिर आदि अंग आकाश से गिर पड़े थे। उन सिरों में एक सिर बिल्कुल आपके सिर जैसा भी था। हमने उसे चिता पर रखकर जला दिया। आपके लड़के ने जब यह सुना कि वह सिर आपका है तो वह आग में कूद पड़ा। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जलकर भस्म हो गया। साई नीबू देवता सोने के सिंहासन से उछल पड़े और गुस्से से गुर्राने लगे, यह कैसे हो सकता है? तुम पागल हो गए हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम देखते नहीं हो? मैं अपने लड़के की मौत के लिए तुमको ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। तुम्ही ने उसे अपने यहाँ ठहरने को कहा और उसे अपना दामाद बनाया। उसकी मौत के लिए अब तुम्हें भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा मुखिया न तो साई नीबू देवता को जवाब दे सकता था और न ही उनसे संघर्ष कर सकता था, इसलिए वह घुटने टेक कर उनसे क्षमा मांगने लगा। हे पाताल लोक के महान शक्तिशाली देवता, आपका लड़का तो मर ही चुका है, अब हम उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकते। मैं आपसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ और विनती करता हूँ कि आप शांत हो जाएं। बदले में मैं आपको अपनी हर चीज, सारी जमीन, नौकर चाकर, गुलाम, पशु और सोना चांदी जो आप कहें देने को तैयार हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। साई नीबू देवता का गुस्सा आसानी से शांत नहीं हुआ, लेकिन अंत में उन्होंने मुखिया की प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुखिया ने फौरन कारिंदों को बुलाकर अपनी सभी चीजें लाने को कहा
तथा उन्हें साई नीबू देवता को अर्पित कर दिया। वह स्वयं साई नीबू के पैर पकड़कर उनसे बारंबार क्षमा मांगता रहा। एक साई नीबू देवता ने उनसे कहा, उठो उठो, सिर उठाकर देखो मैं वास्तव में कौन हूँ। मुखिया ने सिर उठाकर देखा, उसे सब कुछ बदला हुआ नजर आया। उसके सामने न तो सोने का सिंहासन था और न ही स्वर्गलोक के देवताओं को पराजित करने वाला साई नीबू देवता। केवल वही गरीब जादूगर एक पेड़ के ठूंठ पर बैठा उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। तब मुखिया को मालूम हुआ कि यह सब उसकी ही करामात है। उसे गुस्सा तो बहुत आया और उसने सोचा भी कि इस आदमी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन तभी उसे अपनी लिखी सनद की याद आई। इसलिए वह दिल महसूस कर रह गया और चुपचाप दल बल सहित अपने भवन में वापस चला गया। इस घटना से उसे इतना धक्का लगा कि वह पूरे 3 महीने तक अपने महल से बाहर नहीं निकला। इसके बाद से वहां की जनता जादूगर का और अधिक आदर करने लगी, क्योंकि यह जादूगर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुखिया को एक आम आदमी के सामने अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, तिब्बती लोक कथा, जिसका नाम है मुखिया और जादूगर। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।